हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि अमेरिकी क्रांति क्यों हुई, कब हुई और इसके कारण परिणाम को जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अमेरिकी क्रांति। 1775 से 1783 तक चलने वाली ये एक ऐतिहासिक संघर्ष था, जिसमें अमेरिका की 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। ये क्रांति औपनिवेशिक शासन और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में शुरू हुई, जिसने अंततः एक नए राष्ट्र की स्थापना की। अब अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या है अगर देखे जाए, तो सबसे पहले आता है ब्रिटिश कर नीतियां, है ना। जो ब्रिटिश सरकार ने कर लगाए, वो नीतियों ने अमेरिकी क्रांति को प्रज्वलित किया। ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेश पर कई कर लगाए, जैसे स्टैम्प कर, टाउनशेंड कर। इन करों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के राजस्व को बढ़ाना था, लेकिन अमेरिकी उपनिवेशवासी इसे अन्यायपूर्ण मानते थे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, है ना। और इसी संदर्भ में वो कहते थे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अर्थात प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा इन्होंने दिया। अर्थात जिस ब्रिटिश संसद में उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं है, वहां वो कर क्यों अदा करेंगे। तो ये बात ब्रिटिश कर नीतियों के कारण वो अमेरिका क्रांति को बढ़ावा मिला। दूसरा आता है स्वतंत्रता की इच्छा। उपनिवेशवासी अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता चाहते थे। ब्रिटिश सरकार का सख्त नियंत्रण और उनके अधिकारों का हनन, जैसे कि स्थानीय सरकारों पर प्रतिबंध, ने अमेरिकी जनता में असंतोष को बढ़ावा प्रदान किया, है ना। अर्थात स्वतंत्रता की चाहत उनमें पैदा हो गई थी। बोस्टन चाय पार्टी जो 1773 में हुई, चाय अधिनियम के विरोध में बोस्टन नामक बंदरगाह पर बोस्टन के नागरिकों ने ब्रिटिश जहाजों पर लदी चाय को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को और अधिक कठोर उपाय अपनाने पर मजबूर किया, जिससे उपनिवेशवासियों में गुस्सा और बढ़ गया, है ना। बोस्टन टी पार्टी। सैनिकों की तैनाती। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों में सैनिकों को तैनात किया, जिससे स्थानीय जनता में असंतोष और बढ़ गया। उन्हें लगा कि सैनिक उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला करने के लिए तैनात किए गए हैं। तो ये भी एक कारण था। अमेरिकी उपनिवेशों की बढ़ती एकता, है ना। ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध ने उपनिवेशों को एकजुट किया। उन्होंने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 का गठन किया, जिसमें विभिन्न उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ आकर ब्रिटेन के खिलाफ अपनी नीतियों को मजबूत किया, है ना। ये आता है, फिर आगे नेक्स्ट आता है विचार और साहित्य। जो थॉमस पेन थे, उनकी किताब थी कॉमन सेंस जैसी पुस्तकों और अन्य साहित्यों ने जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ विचारों को प्रचार किया और स्वतंत्रता की आवश्यकता को स्पष्ट किया। अब अमेरिकी क्रांति के परिणामों को अगर देखें, तो सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता, है ना। अर्थात अगर अमेरिकी क्रांति से क्या होता है, यूएसए स्वतंत्र हो जाता है। किससे? ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति से। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि अमेरिकी उपनिवेश ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नया संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई। 1783 में पेरिस की संधि के माध्यम से ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता दी। कब दी? 1783 में पेरिस की संधि के माध्यम से। संविधान और लोकतंत्र का उदय हुआ। अमेरिकी क्रांति के बाद 1787 में अमेरिकी संविधान को अपनाया गया, जिसे देश में एक संघीय गणराज्य के रूप में संगठित किया। इसमें सरकार की शक्ति को 3 शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया, तथा नागरिकों के अधिकारों के लिए बिल ऑफ राइट्स, है ना, अधिकारों का विधेयक या बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया। वैश्विक प्रभाव देखें, तो वैश्विक प्रभाव हम 4 तरीके से देख सकते हैं। फ्रांस पर प्रभाव, है ना, ब्रिटेन पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव और अन्य। इस तरह से हम देख सकते हैं, है ना। तो अमेरिकी क्रांति ने दुनिया भर के अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया, विशेष रूप से फ्रांसीसी क्रांति, है ना। फ्रांस के संदर्भ में फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा मिला, है ना, क्योंकि जो एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1757 से, एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1757 से 63 तक, है ना, 63-64 तक हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि फ्रांस पराजित हुआ था, है ना, और ब्रिटेन जीत गया था।
तो इसमें भी फ्रांस, जब यहाँ पे ब्रिटेन की हार हुई, कब, अमेरिकी क्रांति के दौरान, तो यहाँ पे इसको फ्रांस में क्रांति को बढ़ावा प्राप्त हुआ कि यहाँ पे भी क्रांति की जा सकती है। जो फ्रांस में निरंकुश शासन फैला हुआ था उसको समाप्त करने की ओर वहां के लोग अग्रसर हुए। फ्रांसीसी क्रांति और लेटिन अमेरिकी देशों में स्वतंत्रता ने इसे एक आदर्श के रूप में देखा गया। जो लेटिन अमेरिकी देश है वहां पे भी स्वतंत्रता की अलग झांकने लगी। ये क्रांति लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। और देखो ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में भी राजतंत्र का मतलब शक्ति कम हुई और वहां की जो संसद है उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई, है ना, संसद की जो शक्तियां हैं उसमें वृद्धि हुई। भारत पर अगर प्रभाव देखें, भारत पर जो ब्रिटिश सरकार ने कठोर नियंत्रण स्थापित किया। कठोर नियंत्रण क्यों किया? क्योंकि वो गलतियां सीख चुके थे जिस कारण अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हुआ था, है ना। तो मतलब इस तरह से उन्होंने भारत पर कठोर नियंत्रण रखा, फूट डालो राज करो की नीति के तहत। अब इस क्रांति ने लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटेन के लिए आर्थिक और राजनीतिक हानि हुई, जो भी मैंने बताई थी। अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया क्योंकि उसे अपने महत्वपूर्ण उपनिवेशों पर नियंत्रण खोना पड़ा। इसके अलावा ब्रिटेन की राजनीतिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव पर भी इसका असर पड़ा। राजनीतिक शक्ति में क्या हुआ कि जो राजा की शक्ति में वहां में कमी आई और संसद की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। वैश्विक प्रभाव पर भी इस पर असर पड़ा कि जो ब्रिटेन ने अपना एक उपनिवेश खो दिया था, है ना। तो उपनिवेश खोने से भी वैश्विक स्तर पर इसको हानि हुई। सामाजिक बदलाव आया, अमेरिकी समाज में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। क्रांति के दौरान और बाद में विभिन्न समूह जैसे कि महिलाओं, अफ्रीकी अमेरिकियों, मूल अमेरिकी, जो जिसे हम रेड इंडियन कहते थे, रेड इंडियन, मूल अमेरिकी जो थे वो रेड इंडियन कहलाते थे। रेड इंडियन जो समुदायों के अधिकारों पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद इन समूहों को समानता नहीं मिली, लेकिन ये संघर्ष आगे के नागरिक अधिकार आंदोलनों के लिए एक आधार बन गया। अमेरिकी राष्ट्रीयता और पहचान का विकास, है ना। अब क्या वहां पे क्या हो गया, अब एक नया एक संयुक्त राज्य अमेरिका बना तो वहां एक अमेरिकी नागरिकता का प्रचलन हो गया। अमेरिकी क्रांति ने एक नई राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। लोग अब खुद को ब्रिटिश उपनिवेशवादी नहीं बल्कि अमेरिकी मानने लगे। ये भावना धीरे धीरे अमेरिकी संस्कृति और समाज में गहराई से स्थापित हो गई। अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? क्रांति के बाद अमेरिका को अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से संगठित करने में मदद मिली। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कृषि, व्यापार और उद्योग का विकास हुआ, है ना। अब ये स्वतंत्र रूप से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने लगे। कौन? अमेरिकी। पहले किसके नियंत्रण में थी ये? पहले ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थी। अब अमेरिकी संविधान का निर्माण को प्रक्रिया को हम देखेंगे। अमेरिकी संविधान का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संघीय गणराज्य के रूप में संगठित किया और आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव रखी, है ना। आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव रखने में अमेरिकी संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अमेरिकी संविधान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें विभिन्न विवादों, बहसों और समझौते के माध्यम से एक संतुलित और प्रभावी सरकार की संरचना तैयार की गई। अमेरिकी संविधान के निर्माण की प्रमुख घटनाओं को देखें तो सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद इन उपनिवेशों को एक संगठित सरकार की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि प्रारंभिक प्रयासों में संघीय ढांचे की बजाय एक ढीला या लचीला संघ स्थापित किया गया, है ना। परिसंघ के लेख, आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन 1777 में परिसंघ के लेख को अपनाया गया, जो अमेरिका की पहली सरकार के रूप में कार्य किया। ये एक लचीला संघ था जिसमें राज्य सरकारों को अधिकांश शक्तियां दी गई थी, जबकि संघीय सरकार कमजोर थी। इस प्रणाली में कई खामियां थी, जैसे कि संघीय सरकारों के पास कर लगाने या सेना बनाने की शक्ति नहीं थी। इसके अलावा राज्यों के बीच एकता और सहयोग की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। मतलब संघ को मजबूती, है ना, संघ को मजबूती नहीं थी, इसमें अधिकांश शक्तियां राज्यों के पास थी। आगे आता है संविधान सभा 1787 में।
परिसंघ के लेख की कमजोरियों के कारण 1787 में फिलाडेल्फिया में संविधान सभा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य परिसंघ के लेखों में संशोधन करना था, लेकिन बाद में से पूरी तरह से नए संविधान के निर्माण को कार्य सौंपा गया, है ना, इस संविधान सभा को। इस सभा में 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्हें संविधान निर्माता, है ना, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। जॉर्ज वाशिंगटन को सभा का अध्यक्ष चुना गया, जबकि जेम्स मेडिसन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए अमेरिकी संविधान के जनक भी कहा जाता है ना। इसको जेम्स मेडिसन को अमेरिकी संविधान का जनक कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन से हुए? पहला था महान समझौता, द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज। इस समझौते के तहत कांग्रेस को दो सदनों, है ना, दो सदनों में बांटा गया। एक था सीनेट और एक था प्रतिनिधि सभा। सीनेट में प्रत्येक राज्य को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया, है ना, जिससे 50 राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला। 50 दूसरा सदन था जिसमें 50 राज्यों में जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट आया 3-5वां समझौता, थर्ड फिफ्थ कॉम्प्रोमाइज। इस समझौते में ये तय किया गया है कि गुलाम अफ्रीकी अमेरिकियों को जनगणना में 3/5 गिना जाएगा, है ना। गुलाम अफ्रीकी अमेरिकी जो है उनको जनगणना में 3/5 गिना जाएगा, ताकि दक्षिणी राज्यों को प्रतिनिधि सभा में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके, है ना, दक्षिणी राज्यों को प्रतिनिधि सभा में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। संविधान का प्रारूप को अगर देखें तो संविधान का प्रारूप संघीय ढांचे पर आधारित था, जिसमें सरकार को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया था। किस किस में? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। इसमें शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया, जिसमें किसी एक शाखा को अधिक शक्ति न मिल सके, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया। साथ ही चेक एंड बैलेंस, जांच और संतुलन की व्यवस्था की गई, जिसमें हर शाखा दूसरी शाखा पर नियंत्रण रख सकती थी, है ना। तो ये देखो, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण होना काफी आवश्यक है। अगर शक्ति का पृथक्करण नहीं होगा तो निरंकुशता बढ़ती जाएगी और तानाशाही स्थापित हो जाएगी, है ना। और ये शक्ति का पृथक्करण, मैंने एक विचारक थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन से विचारक थे, जो मैंने प्रबोधन काल में बताया था, रूसो वॉल्टेयर के साथ बताया था इसको। संविधान का अनुमोदन 17 सितंबर 1787 को संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया गया और उसे अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया। संविधान को प्रभावी होने के लिए कम से कम 9 राज्यों की मंजूरी आवश्यक थी। कितने राज्यों की? 9 राज्यों की मंजूरी आवश्यक थी। 1788 तक 9 राज्यों ने संविधान को मंजूरी दी और 1789 में यह प्रभावी हो गया। इसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, है ना। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। अधिकारों का विधेयक, बिल ऑफ राइट्स। संविधान को और अधिक स्वीकृति दिलाने के लिए 1791 में अधिकारों का विधेयक जोड़ा गया, है ना, बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया, जिसमें पहले 10 संशोधन शामिल थे। इन संशोधनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और अधिकारों की गारंटी दी गई, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुरक्षा प्रदान की गई। संघीय प्रणाली को अगर देखें, संविधान में एक संघीय प्रणाली की स्थापना गई, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, है ना। तो अमेरिकी संघ की स्थापना की गई, है ना, संघीय प्रणाली की स्थापना की गई। लोकतंत्र की नींव रखी गई। यह संविधान आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब था, जिसमें सरकार को जनता द्वारा चुना गया और जनता के प्रति उत्तरदायी बना गया। अर्थात मतलब ये कह सकते हैं गणतंत्र की स्थापना हुई, है ना। जो गणतंत्र बनाया था कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है तथा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। पुराना लोकतंत्र है तथा भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अमेरिकी संविधान के महत्व में अगर हम देखें तो प्रभावशाली मॉडल, अमेरिकी संविधान ने विश्व भर के अन्य राष्ट्रों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। कई देशों ने इसके सिद्धांतों को अपनाया और अपने संविधान बनाए, है ना। जैसे भारत ने अमेरिका से क्या लिया? बिल ऑफ राइट्स, है ना, अधिकार, जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार है 12 से 35, वो अमेरिका से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान आज भी दुनिया का सबसे पुराना और स्थायी लिखित संविधान है। इसके तहत स्थापित सरकार और कानून व्यवस्था ने अमेरिका को एक स्थिर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विकसित किया। अब हम जानेंगे अमेरिकी गृह युद्ध। देखो, अमेरिका
गृह युद्ध को अगर हम मतलब पहले ही समझेंगे कि अमेरिकी गृह युद्ध किन कारणों से हुआ। अमेरिकी क्रांति संपन्न हो गई, अमेरिका का संविधान बन गया, उसके बाद अमेरिकी गृह युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका जो एक मतलब एक संयुक्त राज्य अमेरिका निर्मित हुआ था, उसमें दो तरह की विषमताएं थी, आर्थिक सामाजिक। जो उत्तरी राज्य थे वो उद्योगों उनमें उद्योग धंधे ज्यादा थे, जबकि जो दक्षिणी राज्य थे वहां पे कृषि अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, है ना। और कृषि अर्थव्यवस्था में क्या होता था, दासों को नियोजित किया जाता था। तो जब अमेरिका संविधान बना तो वहाँ के एक राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन, है ना, अब्राहम लिंकन। इन्होंने दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा कर दी, जिसके कारण क्या हो गया, दक्षिणी राज्यों ने विरोध कर दिया और बोल दिया कि हम अब संघ से अलग हो जाएंगे, हमें दास प्रथा का अंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलता है या कृषि में दासों को नियोजित किया जा सकता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती। तो दक्षिण के राज्यों ने भारी विरोध कर दिया। अब्राहम लिंकन ने इसी संदर्भ में घोषणा की कि यदि कुछ दासों को समाप्त करके हम मतलब संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे, यदि सभी दासों को समाप्त करके संघ को बचा सके तो ऐसा करेंगे, यदि कुछ दासों को समाप्त करके ऐसा किया जा सकता है तो हम संघ को, मतलब अर्थात इन्होंने ये बोला कि संघ को बचाना मेरी सबसे प्रमुख प्राथमिकता रहेगी, है ना। और बाद में क्या करते हैं, ये दास प्रथा का समाप्त भी कर देते हैं और संघ भी बच जाता है और एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन होता है, और जो अमेरिकी गृह युद्ध है वो भी समाप्त हो जाता है। तो हम इसको जानेंगे। सबसे पहले अमेरिकी गृह युद्ध की वो प्रारंभिक चरण में क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और घातक घटनाओं में से एक था, जो 1861 से 1865 तक चला। ये युद्ध उत्तरी राज्य, है ना, और दक्षिणी राज्य के बीच लड़ा गया। इस संघर्ष का मुख्य कारण गुलामी का मुद्दा था, है ना, जो दास प्रथा थी उसका मुद्दा था, जो अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक गंभीर विभाजन का कारण था, है ना। जो गुलामी का मुद्दा, दक्षिणी राज्य गुलामी बनाए रखना चाहते थे तथा उत्तरी राज्य इसको समाप्त करना चाहते थे। और उत्तरी राज्यों के बहुत सारे जो राज्य थे उन्होंने गुलामी को समाप्त भी कर दिया था। अब आता है गुलामी का मुद्दा। उत्तरी राज्य औद्योगिक और आर्थिक आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे थे, जबकि दक्षिणी राज्य कृषि पर निर्भर थे, विशेष रूप से कपास की खेती पर, जिसमें गुलामी का प्रमुख योगदान था। गुलामी से तात्पर्य मतलब यहाँ दास प्रथा काफी फेमस थी। कपास का जो उत्पन्न होता था उसमें दासों को नियोजित किया जाता था। उत्तर में गुलामी को समाप्त करने की दिशा में आंदोलन बढ़ रहे थे, जबकि दक्षिणी इसे अपनी आर्थिक और सामाजिक संरचना के लिए अनिवार्य मानते थे। गुलामी का मुद्दा दोनों क्षेत्रों में एक विशेष विभाजनकारी कारक बन गया। राज्यों के अधिकार, दक्षिणी राज्य संघीय सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक राज्य को अपने आंतरिक मामलों, विशेष रूप से गुलामी के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार है। अर्थात दक्षिणी राज्य ये कहते थे कि जो संघ है उसको राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जो गुलामी का मुद्दा है वो राज्यों के क्षेत्र में आता है। राज्य गुलामी के संबंध में जो भी निर्णय लेगा वो उसमें संघ को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर उत्तरी राज्य और संघीय सरकार का मानना था कि संघीय कानूनों को सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, चाहे वो गुलामी का मुद्दा हो या कोई और, है ना। मतलब उत्तरी राज्य चाहते थे कि जो संघ ने कहा है कि गुलामी को समाप्त होना चाहिए वो सभी राज्यों में होना चाहिए, दक्षिण के राज्यों में भी होना चाहिए। संघीयता बनाम पृथकतावाद, दक्षिणी राज्यों को मानना था कि उन्हें संघ से अलग होने का अधिकार है। यदि संघीय सरकार उनके अधिकारों को उल्लंघन करती है ना, यदि संघ की सरकार दक्षिण के अधिकारों को उल्लंघन करेगी तो वो संघ से अलग हो जाएंगे। 1860 में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, जो गुलामी के विरोध में थे, है ना, ये गुलामी के विरोध में थे अब्राहम लिंकन, दक्षिणी राज्यों ने संघ से अलग होने का निर्णय लिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका का गठन किया, है ना। और इन्होंने अपने एक नए राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया था, जेफरसन डेविड, है ना, जेफरसन डेविड। बट आगे क्या होता है फिर, राजनीतिक और आर्थिक मतभेद, उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक और आर्थिक मतभेद भी गृह युद्ध का कारण बना। उत्तर औद्योगिकरण, रेलवे निर्माण और व्यापारिक विकास की ओर अग्रसर था, जबकि दक्षिण की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और गुलामी पर आधारित थी। ये मतभेद समय के साथ गहराते गए और अंततः गृह युद्ध का इसने रूप ले लिया। युद्ध की शुरुआत 1861 में होती है। 12 अप्रैल 1861 को ही जब दक्षिणी सेना ने साउथ कैरोलिना में स्थित संघीय किले फोर्ट सुंटर पर
हमला किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें से अधिकांश दक्षिणी क्षेत्रों में लड़े गए। गेटिसबर्ग की लड़ाई 1863 में होती है। गेटिसबर्ग की लड़ाई अमेरिकी गृह युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है। ये 1 जुलाई से 3 जुलाई तक 1863 तक पेनसिल्वेनिया में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में संघीय सेना ने कॉन्फेडरेशन को निर्णायक रूप से हराया, जो युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863 में राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसमें कॉन्फेडरेट क्षेत्रों के सभी गुलामों को स्वतंत्र घोषित किया गया। ये कदम न केवल नैतिक था, बल्कि इसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था को कमजोर और यूरोप को दक्षिण के समर्थन से दूर रखना था। मतलब जो इब्राहिम लिंकन का कहना था कि जो दक्षिणी राज्यों में कोई भी दखल नहीं देगा, कोई भी वैश्विक शक्ति मतलब जो अन्य देश है वो इसमें दखल नहीं देंगे, ये संयुक्त राज्य का आंतरिक मामला है। उन्होंने बोले ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारे आंतरिक मामलों में कोई भी विदेशी ताकत वो नहीं करेगी, मतलब इसमें भाग नहीं लेगी, है ना। शेरमन की मार्च टू द सी 1864 में जनरल विलियम टी शेरमन ने 1864 में जॉर्जिया में एक विनाशकारी अभियान चलाया, जिसे शेरमन की मार्च टू द सी कहा गया। इस अभियान का उद्देश्य दक्षिण की सैन्य और आर्थिक क्षमता को नष्ट करना था और उसे गृह युद्ध के अंतिम चरण में एक निर्णायक कदम माना जाता है। इस बात को एप मैकटास का आत्मसमर्पण 1865 में 9 अप्रैल 1865 को जनरल ई ली ने एप मेटकास्ट कोर्ट ऑफ हाउस वर्जीनिया में संघीय जनरल यूलिसिस एस ग्रांट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण युद्ध का अंत था और संघीय सेना ने दक्षिण पर अपनी जीत हासिल कर ली, है ना। मतलब जो संघीय सेना ने थी उसने दक्षिणी राज्यों पर जीत हासिल कर ली। अब जीत हासिल करने के बाद जो अब्राहम लिंकन ने कोई दुर्भावनापूर्ण दक्षिणी राज्यों के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण नीति नहीं अपनाई, बल्कि दक्षिण जो आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया, है ना, अर्थात दक्षिणी राज्यों में भी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया, है ना। तो ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे आते हैं गृह युद्ध का परिणाम, गुलामी का अंत। गृह युद्ध के बाद 13वां संविधान संशोधन पारित किया गया है ना, जिसमें गुलामी को संयुक्त राज्य अमेरिका से समाप्त कर दिया गया। ये कदम अमेरिकी समाज के लिए एक बड़ा परिवर्तन था और गुलामी के लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों को समाप्त करने का पहला कदम था। संघ की पुनर्स्थापना, युद्ध के अंत के बाद दक्षिणी राज्य फिर से संघ का हिस्सा बने और संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार फिर से एकीकृत राष्ट्र बन गया। हालांकि दक्षिण में पुनर्निर्माण का दौर चला, जिसमें दक्षिणी राज्यों को पुनः संघ में शामिल करने और युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का समाधान किया गया। राज्यों के अधिकारों का सीमित होना, गृह युद्ध के बाद संघीय सरकार की शक्ति में वृद्धि हुई और राज्यों के अधिकार को सीमित कर दिया गया। अब संघीय सरकार का देश के सभी हिस्सों पर नियंत्रण था, जिससे एक मजबूत राष्ट्रीय सरकार का उदय हुआ। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को देखा जाए, युद्ध ने दक्षिणी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। कृषि पर निर्भर दक्षिण को अपनी आर्थिक ढांचे पर फिर से संगठित करना पड़ा। इसके अलावा युद्ध के बाद अमेरिकी समाज में गहरे सामाजिक परिवर्तन हुए, विशेष रूप से नस्लीय संबंधों में परिवर्तन हो गए। राष्ट्रीय और एकता पहचान, गृह युद्ध ने अमेरिकी राष्ट्र को एक नई पहचान दी। युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र को विभाजित नहीं किया जा सकता और इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती मिली, है ना। मतलब ये कह सकते थे कि संघीय ढांचे में मतलब अमेरिका में कोई भी जो राज्य थे वहां के 50 राज्य वो अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकते थे, है ना। अब अमेरिकी गृह युद्ध के परिणाम को देखें तो अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत किया। यह न केवल गुलामी के उन्मूलन का कारण बना बल्कि ये संघीयता और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को भी स्थापित करने में सहायक हुआ। इसके साथ ही युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में गहरे बदलाव आए, जो देश के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। अब हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या अमेरिकी क्रांति को टाला जा सकता था, है ना। इतिहासकार इस बात को कभी कभी विस्तृत स्तर पर देखते थे कि क्या अमेरिकी क्रांति को टाला जा सकता था।
तो अमेरिकी क्रांति एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम थी, जिसमें कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण शामिल थे। यह सवाल कि क्या अमेरिकी क्रांति को टाला जा सकता है, इतिहासकारों और विद्वानों के बीच एक चर्चा का विषय रहा है। हालांकि कुछ संभावनाएं थी जिनसे क्रांति को टाला जा सकता था, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों और मुद्दों के कारण इसे रोकना कठिन था। टालने की अगर संभावना को देखें, अमेरिकी क्रांति की टालने की संभावना को देखें, तो ब्रिटिश सरकार की नीतियां, अर्थात ब्रिटिश सरकार ज्यादा कठोर नहीं होती है ना, निष्ठुर नहीं होती है ना, और अमेरिका के लोगों की बातों को मानती रहती है, जो वहां पे दबाव बन रहे थे उनको सुनती रहती, तो शायद इस क्रांति को टाला जा सकता था, है ना। कैसे? यदि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश पर कर लगाने, व्यापारिक नियंत्रण को लेकर कम सख्ती की नीति अपनाई होती, तो शायद उपनिवेशवासियों के बीच असंतोष इतना न बढ़ता। ब्रिटिश संसद ने उपनिवेशों में कर लगाए, लेकिन उन्हें संसद में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा उठ गया। यदि ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया होता, तो शायद संघर्ष की तीव्रता कम हो जाती है ना, उन्हें प्रतिनिधित्व दे देती है ना। तो संवाद और समझौता अगर करती, तो अमेरिकी क्रांति को टाला जा सकता था। यदि ब्रिटेन और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच संवाद और समझौते की संभावना को अधिक गंभीरता से लिया गया होता, तो क्रांति को टाला जा सकता था। जैसे कि पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 ने ब्रिटेन के साथ शांति की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन प्रयासों को अनदेखा कर दिया। यदि ब्रिटेन ने उपनिवेशों की शिकायतों और मांगों को अधिक गंभीरता से लिया होता, तो कुछ रियायतें दी होती, तो संभवतः संघर्ष को टाला जा सकता। स्थानीय स्वायत्तता की स्वीकृति। यदि ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों को अधिक स्वायत्तता दी होती और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कम किया होता, तो शायद उपनिवेशों के अलग होने की मांग इतनी मजबूती से नहीं होती। स्थानीय प्रशासन और व्यापारिक नीतियों में स्वायत्तता की स्वीकृति से उपनिवेशों के भीतर असंतोष को कम किया जा सकता था। अब अमेरिकी क्रांति को टालने की संभावना के अंतर्गत आगे आता है गुलामी और व्यापार का मुद्दा। उपनिवेशों में गुलामी और व्यापार के मुद्दे भी महत्वपूर्ण थे। यदि ब्रिटेन ने इन मुद्दों पर उपनिवेशों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई होती, तो शायद असंतोष को रोका जा सकता था। सैन्य हस्तक्षेप में अगर कमी करते, तो अमेरिकी क्रांति को टाला जा सकता था। ब्रिटिश सैनिक की उपस्थिति ने उपनिवेशों में तनाव को बढ़ाया। यदि ब्रिटिश सरकार ने अपने सैन्य हस्तक्षेप को कम किया होता और बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की होती, तो संघर्ष को टालने की संभावनाएं अधिक हो सकती थी। अब अमेरिकी क्रांति को टालना मुश्किल क्यों था? स्वतंत्रता की भावना पैदा हो गई थी अमेरिकियों में। अमेरिकी उपनिवेशों में स्वतंत्रता की भावना तेजी से बढ़ रही थी। लोग अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध थे और ब्रिटिश नीतियों का विरोध व्यापक रूप से फैल चुका था। ऐसी स्थिति में उपनिवेशवादियों को स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं था। संवैधानिक मतभेद। ब्रिटेन और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच सत्ता के संतुलन और अधिकारों के मुद्दे पर गहरे संवैधानिक मतभेद थे। उपनिवेश ब्रिटेन की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जबकि ब्रिटेन अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते थे। इन मतभेदों को दूर करना बेहद कठिन था। ब्रिटिश राजनीति की जटिलताएं। ब्रिटेन में राजनीतिक निर्णयों में जटिलताएं और विभिन्न शक्तियों के बीच मतभेद के कारण उपनिवेशों के साथ समझौता करना कठिन हो गया था। कुछ ब्रिटिश नेता शक्ति से निपटने की नीति के पक्ष में थे, जबकि कुछ समझौता करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक विभाजन के कारण क्रांति को टालना मुश्किल हो गया। निष्कर्ष रूप में क्या लिख सकते हैं हम? अमेरिकी क्रांति को टालने की कुछ संभावनाएं थी, विशेष रूप से यदि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के प्रति एक सहनशील और संवादात्मक दृष्टिकोण अपनाया होता। लेकिन उस समय की परिस्थितियों, ब्रिटिश नीतियों और उपनिवेशों की स्वतंत्रता की भावना को देखते हुए ये कहना कठिन है कि क्रांति को पूरी तरह से टाला जा सकता है। क्रांति का उत्पन्न होना कई कारणों का परिणाम था और उन सभी कारकों को एक साथ संबोधित करना बेहद चुनौतीपूर्ण। अब एक प्रश्न आता है अमेरिकी गृह युद्ध को लेके। अमेरिकी गृह युद्ध एक शल्य चिकित्सा के समान होते हुए, है ना, अमेरिकी गृह युद्ध एक शल्य चिकित्सा के समान था, जो दुखदायी होते हुए भी अमेरिकियों के लिए एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। कैसे बन गया? जैसे अमेरिकी गृह युद्ध में काफी लड़ाइयाँ हुई और बहुत सारे लोग भी मारे गए,
परंतु इससे अमेरिका को एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। अनकहा आशीर्वाद कैसे बन गया कि जो दक्षिणी राज्य है उनमें औद्योगिकरण प्रक्रिया तीव्र हुई और जिससे आर्थिक उन्नति हुई। अमेरिका की आर्थिक उन्नति और दास प्रथा का मुद्दा भी समाप्त हो गया, है ना। दास प्रथा का मुद्दा भी समाप्त हो गया, है ना। और उत्तरी और दक्षिण राज्यों के मध्य सहयोगात्मक संबंध स्थापित हुए और अमेरिका मतलब एक विश्व शक्ति बनकर उभरा, है ना। विश्व शक्ति बनकर उभरा, है ना। ये अनकहा आशीर्वाद कहलाता है ना। अनकहा आशीर्वाद बन गया। और शल्य चिकित्सा कैसे कि जब युद्ध चल रहा था, अमेरिकी गृह युद्ध चल रहा था, तो काफी लोग मारे गए, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्षति हुई। अमेरिकी गृह युद्ध को शल्य चिकित्सा की उपमा देकर वर्णन करना एक दिलचस्प और गहन दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ये उपमा उस दर्दनाक प्रक्रिया को उजागर करती है जिसमें एक राष्ट्र को अपने गहरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घाव का सामना करना पड़ा, ताकि अंततः एक अधिक स्वस्थ और संगठित समाज का निर्माण हो सके। इस उपमा में गृह युद्ध को एक आवश्यक लेकिन कठिन और कष्टप्रद प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जो कि अंततः अमेरिका के लिए एक अनकहा आशीर्वाद साबित हुआ। शल्य चिकित्सा के रूप में अगर अमेरिकी गृह युद्ध को देखा जाए तो पहला है गुलामी का उन्मूलन। गृह युद्ध से पहले गुलामी एक ऐसा रोग था जिसने अमेरिकियों को विभाजित किया हुआ था। दक्षिणी राज्यों में गुलामी एक आर्थिक और सामाजिक प्रणाली का हिस्सा बन चुकी थी, जबकि उत्तरी राज्य और वैश्विक समुदाय इसे नैतिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते थे। गृह युद्ध के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया गया। 1865 में 13वां संशोधन पारित किया गया, जिसने पूरे अमेरिका में गुलामी को समाप्त कर दिया। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन इसका परिणाम मानवाधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। गुलामी की समाप्ति ने अमेरिका को एक अधिक न्याय संगत और समान समाज की ओर बढ़ाया। संघ की पुनर्स्थापना हुई। गृह युद्ध के दौरान दक्षिणी राज्यों ने संघ से अलग होकर कॉन्फेडरेशन स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। यह अलगाव राष्ट्र की एकता और स्थिरता के लिए खतरा था। युद्ध ने इस विभाजन को समाप्त किया और संघ की पुनर्स्थापना हुई। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि दक्षिणी राज्य अलग होना चाहते थे, परंतु गृह युद्ध जब समाप्त हुआ तो ऐसा नहीं हुआ और एक संयुक्त राज्य अमेरिका संगठित होकर उभरा। ये प्रक्रिया कठिन और दुखदायी थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बन सका। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए शल्य चिकित्सा आवश्यक थी। राज्यों के अधिकार और संघीयता का संतुलन। गृह युद्ध ने राज्यों के अधिकारों और संघीय सरकार की शक्ति में संतुलन स्थापित किया। युद्ध से पहले दक्षिणी राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघीय सरकार की शक्ति का विरोध कर रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद संघीय सरकार की शक्ति को मजबूत किया गया, जिससे एक अधिक संगठित और प्रभावी शासन प्रणाली का विकास हुआ। ये परिवर्तन भी दर्दनाक था, लेकिन इसके बिना अमेरिका एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो सकता था। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। गृह युद्ध ने दक्षिण की कृषि अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। युद्ध के बाद दक्षिण को अपनी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से संगठित करना पड़ा, जो कि गुलामी पर आधारित नहीं थी, है ना। अर्थात औद्योगिकरण हो गया इधर। ये प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन इसने दक्षिण को आधुनिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। सामाजिक रूप से भी गृह युद्ध ने नस्लीय समानता और नागरिक अधिकारों की दिशा में एक नई शुरुआत की। हालांकि ये यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन गृह युद्ध ने इसके लिए एक आवश्यक आधार प्रदान किया। अनकहा आशीर्वाद कैसे बन गई? राष्ट्रीय एकता प्राप्त हुई। गृह युद्ध ने अमेरिका को विभाजित होने से बचाया और एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। ये युद्ध अमेरिका की राष्ट्रीय पहचान और एकता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। युद्ध के बाद अमेरिकी समाज में राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई और लोगों के भविष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो गए, है ना। और लोग देश के भविष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो गए। लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि। गृह युद्ध ने यह पुष्टि की कि अमेरिका को लोकतांत्रिक ढांचा और संविधान सभी राज्यों पर लागू होता है। इससे भविष्य में लोकतांत्रिक मूल्य और अधिकारों की रक्षा की दिशा में अधिक मजबूती आई। यह संघर्ष लोकतंत्र की ताकत और उनके सिद्धांतों की स्थिरता का प्रतीक बन गया। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। यद्यपि गुलामी समाप्त होने के बाद भी नस्ली भेदभाव और अन्याय की समस्या बनी रही, लेकिन गृह युद्ध ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह संघर्ष सामाजिक न्याय की दिशा में अमेरिका की यात्रा की शुरुआत थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप आगे चलकर नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट और अन्य सामाजिक सुधार आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम इसका?
अमेरिकी गृह युद्ध को एक शल्य चिकित्सा के रूप में देखना उपयुक्त है, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक प्रक्रिया थी। इस युद्ध ने अमेरिका को उसके मूलभूत मुद्दों, विशेष रूप से गुलामी और राष्ट्रीय एकता के प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत पीड़ा और विनाश हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका अधिक मजबूत, एकीकृत और न्याय संगत समाज के रूप में उभरा। इस प्रकार यह कहना उचित है कि अमेरिका गृह युद्ध अपने दुखदायी परिणामों के बावजूद अमेरिका के लिए एक अनकहा आशीर्वाद साबित हुआ। क्या अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच था? ये एक प्रश्न आता है। दो राष्ट्र मतलब उत्तरी और दक्षिणी, है ना। ये माना जाता है कि क्या अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्र, उत्तर के राष्ट्र, उत्तर को एक राष्ट्र माना जाता है इसमें, और दक्षिण में एक राष्ट्र का युद्ध था। इसका हमको विश्लेषण करना है। अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण होगा कि संघर्ष 1861 से 1865 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर हुआ था, और इसे आधिकारिक रूप से दो अलग अलग सरकारों के बीच का संघर्ष माना जाता है ना। दो अलग अलग सरकार या दो अलग अलग विचारधारा, है ना। विचारधारा कैसे? दक्षिण के राज्यों की विचारधारा अलग और उत्तर के राज्यों की विचारधारा अधिक अलग। ये दास प्रथा समाप्त करना चाहते थे और ये दास प्रथा बनाए रखना चाहते थे, है ना। दो राष्ट्रों के दृष्टिकोण से देखें तो संघीय राज्य में अगर देखें, संघीय राज्य जिसे यूनियन कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार और उसके समर्थकों का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें मुख्य रूप से उत्तरी राज्य शामिल थे, जो देश की एकता को बनाए रखने और गुलामी का विरोध करने के लिए लड़ रहे थे। संघीय राज्य अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में था, और उसका उद्देश्य था कि पूरे देश को एकजुट रखा जाए और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं दी जाए। दक्षिणी राज्य जिन्हें संघ से अलग होकर कॉन्फेडरेशन स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी, एक अलग सरकार और राष्ट्र के रूप में देखे जा सकते हैं। ये कॉन्फेडरेशन सरकार गुलामी की रक्षा और उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार से अलग हो गई थी, है ना। अर्थात ये गुलामी को बनाए रखना चाहते थे। कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष जेफरसन डेविस थे, देखो जो मैंने बताया था आपको, जेफरसन डेविस थे, और उनका उद्देश्य था कि दक्षिणी राज्य स्वतंत्र रहे और संघीय सरकार के हस्तक्षेप से बचे। अब क्या ये वास्तव में दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध था? इसको अगर हम देखें तो हालांकि कॉन्फेडरेट राज्यों ने खुद को एक अलग राष्ट्र घोषित किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली थी। अधिकांश देशों, विशेषकर यूरोप ने कॉन्फेडरेशन स्टेट ऑफ अमेरिका को एक वैध राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने इसे एक विद्रोह के रूप में देखा। संघीय सरकार ने भी कॉन्फेडरेशन स्टेट को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी और उसे एक विद्रोही क्षेत्र के रूप में माना, जो अमेरिकी संघ से अलग होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अलग नहीं हुआ। बाद में इसका मतलब दक्षिण के और उत्तर के राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में उभरते। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम? निष्कर्ष लिख सकते हैं कि तकनीकी रूप से और राजनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिकी गृह युद्ध को दो राष्ट्रों के बीच युद्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि कॉन्फेडरेशन स्टेट को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। हालांकि व्यवहारिक रूप से एक ऐसा संघर्ष था जो कि संघीय सरकार और संघीय राज्यों के बीच हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और यहाँ पे हम छोड़ देते हैं कि अमेरिकी क्रांति का स्वरूप कैसा था, है ना। अमेरिकी क्रांति का स्वरूप, है ना। स्वरूप आप स्वयं से करेंगे। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि स्वरूप के अंतर्गत मध्यम वर्गीय स्वरूप, है ना। मध्यम वर्गीय स्वरूप, मध्यम वर्ग के लोग वहां पे जो स्वतंत्रता की चाहत रखते थे, क्रांति लाने की स्वरूप, है ना। राष्ट्र की मतलब स्वतंत्रता के संदर्भ में भी देख सकते हैं, स्वतंत्रता के संदर्भ के रूप में भी, है ना। बौद्धिकों की भूमिका भी आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। बौद्धिकों की भूमिका, जिसमें टॉमस पेन, है ना, टॉमस पेन आ जाता है। ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो अमेरिकी क्रांति का स्वरूप पूछा जाए तो ये मध्यम वर्गीय स्वरूप से युक्त था। इसमें वहां के मध्यम वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ये हमने अमेरिकी क्रांति के पूरे तथ्यों को या पूरे संदर्भों को देख लिया। अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे, अमेरिकी क्रांति का परिणाम क्या हुए, अमेरिकी क्रांति के अंतर्गत जो दास प्रथा का मुद्दा क्या था, अमेरिका के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सब चीजें हमने देख ली। अगले वाले वीडियो में फ्रांस की क्रांति देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।